हेलो दोस्तों, मैं सोनू मिश्रा। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के चैनल कृषि संदर्भ में। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इरिगेशन के अंतर्गत मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं। इससे पहले एग्रीकल्चर इरिगेशन से रिलेटेड वीडियो आया था, उसमें अपन लोग देखे थे डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, क्यों हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, नीड्स। फिर अपन देखे थे कौन कौन सी फसल की कितनी कितनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से कारक है जो सिंचाई को प्रभावित करती है, और कुछ अपन लोग टर्मिनोलॉजी देखे थे। तो जिस किसी ने भी पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है, जाइए देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर अपन आज मेथड्स ऑफ इरिगेशन देखेंगे। और जो इस चैनल में नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो हम जनरली 3 प्रकार से जो सिंचाई है वो अपन फसल को देते हैं। कौन कौन सा है? पहला है सरफेस मेथड, दूसरा होता है सब सरफेस मेथड, और थर्ड होता है माइक्रो मेथड। तो सरफेस मेथड में आता है फ्लडिंग, चेक बेसिन, रिंग बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप, फरो, कैब्लेगेशन। फिर आता है माइक्रो मेथड्स के अंतर्गत स्प्रिंकलर, ड्रिप एंड ट्रिकल, एंड थर्ड आता है जेट। अब हम तीनों मेथड को एक एक करके देख लेते हैं कि किसमें कितना क्या क्या होता है। तो पहला आता है सरफेस मेथड के अंतर्गत फ्लडिंग मेथड। यह जो मेथड है यह ओल्डेस्ट 4000 ईयर बैक एंड मोस्ट कॉमन मेथड है। यह जो फ्लडिंग मेथड है, बाढ़ विधि है, वह सबसे पुराना विधि है और एक कॉमन सामान्य मेथड है। सेकेंड आता है 90% ऑफ वर्ल्ड टोटल इरिगेटेड एरिया इज अंडर दिस मेथड। जो हमारा फ्लडिंग मेथड है उसके जरिए पूरे विश्व में जो टोटल इरिगेशन एरिया है वो 90% है। फिर थर्ड आता है दिस इरिगेशन बेस्ट फॉर लो लैंड राइस कल्टीवेशन। जहाँ पर अपन लोग निचली सतह में या निचली स्थान पे जहाँ धान की कल्टीवेशन करते हैं वहाँ इस विधि को अपनाया जाता है। इस विधि में इरिगेशन मुख्यतः उन स्थानों में किया जाता है जहाँ सिंचाई जल सस्ता हो व जमीन समतल हो। लास्ट पॉइंट कहने का मतलब ये है, ये हमारा कोई फील्ड है, हम 2 फील्ड बना लेते हैं। एक फील्ड हमारा एक समतल है, एक जो हमारा फील्ड है वो हल्का अनडुलेटिंग एरिया है। कहने का मतलब है कि ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे गड्ढा ज़्यादा है, कहीं पे ऊंचे स्थान ज़्यादा है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें अपन वाटर देते हैं जो समतल जमीन है वहाँ। तो एक छोर से अपन पानी देते हैं और जो पानी होता है वह समान भाग में समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित होती है या फैलते रहता है, और इसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। फिर अपन सेकेंड फील्ड में जब पानी देते हैं तो देखते हैं जहाँ पे अपना गड्ढा होता है, जो स्थान अपना निचला होता है, वहाँ पे पानी ज़्यादा भर जाता है या पानी का जमाव ज़्यादा हो जाता है, और जो सतह ऊपर होता है वहाँ पे पानी नहीं पहुँचता, और पहुँचता भी है तो वहाँ पूर्ण रूप से मॉइस्चर नहीं रहता। इसलिए अपने को अधिक मात्रा में पानी चाहिए रहता है, क्योंकि जहाँ गड्ढा होगा वहाँ पानी ज़्यादा भरेगा, जहाँ स्थान ऊँचा है वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता। इसलिए असमान रूप से पानी का वितरण होता है, और पानी का सबसे ज़्यादा खर्च भी इस विधि में होता है। फिर अपन सेकंड आते हैं, ये देखो डायग्राम, ये अपना फील्ड है राइस का। अपन एक छोर से पानी देते हैं और जो पानी पूरे फील्ड में फैलते रहता है। जो स्थान में गड्ढा रहेगा, डीप रहेगा, वहाँ पे पानी ज़्यादा भरा रहता है और कहीं पर सूखा देखने को मिलता है। फिर आता है चेक बेसिन मेथड। इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन मेथड। जो सतही सिंचाई में सबसे बेस्ट विधि है वो है चेक बेसिन मेथड है। इस विधि के अंतर्गत खेत को रेक्टेंगुलर शेप में, आयताकार शेप में विभाजित किया जाता है। जो हमारा फील्ड रहता है उसको अपन आयताकार शेप में डिवाइड करते हैं। यह विधि 3% ढलान वाली जमीन पर अपनाई जाती है। जो चेक बेसिन है वह 3% ढलान वाली जमीन है, वही अपन अपनाते हैं। फिर आते हैं, इस विधि से सिंचाई करने से क्यारियां का आकार, साइज, भूमि के प्रकार तथा जल बहाव पर निर्भर करता है। हमारा जो जमीन है और जिस प्रकार से हमारे पास जल एल्यूबल है, वाटर रिसोर्सेस है, उस हिसाब से अपन क्यारियां बनाएंगे बेसिन, और उस हिसाब से अपन जो क्यारिया का साइज है वो रखेंगे अपन हिसाब से। फिर नेक्स्ट आता है, इस विधि में जल फैलाने में कम समय लगता है, जिसके कारण अंतःश्रवण पर्कुलेशन हानि कम होता है। क्या होता है, ये अपन डायग्राम है, ये हमारा कोई फील्ड है, ये देख रहे हो। अपन इसको आयताकार रेक्टेंगुलर शेप में अपन डिवाइड किए हैं, 6-6 खंड दिखेगा एक एक फील्ड में। क्या होता है, जो हमारा पानी होता है वो सीधा यहीं पे दिया जाता है अपने को। अपन जो वाटर चैनल होता है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता है, और वाटर चैनल लॉन्ग होने से, ये हमारा जो वाटर चैनल है वो लॉन्ग नहीं होता है। अगर वाटर चैनल
लॉन्ग होगा तो जो पानी का बहाव है वो पर्कुलेशन लॉस ज़्यादा होता है। पर्कुलेशन क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड पर्कुलेशन। जब जल का भूमि सतह से हॉरिजॉन्टल रूप में जल का नाश, उसको बोलते हैं पर्कुलेशन। तो पर्कुलेशन लॉस से हानि कम होती है, किसमें? चेक बेसिन में। सेकंड आता है, यह विधि नजदीक नजदीक उगाई जाने वाली फसल, जो फसल अपन क्लोज ग्रोइंग क्रॉप करते हैं उसके लिए यह विधि बेस्ट है। जैसे कि वीट है, ग्राउंडनट है, फिंगर मिलेट है। इस विधि में जल का वितरण एक समान होता है। क्या होता है? जो हमारा क्यारिया होती है वो आयताकार होता है एक समान में, और जो जमीन होता है वो समतल होता है, इसलिए से पानी के वितरण एक समान होता है। कहीं पर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, कहीं स्थान पर ज्यादा पानी है, कहीं पर कम है, ऐसा नहीं, एक समान रूप से वितरण होगा पानी का। लास्ट पॉइंट आता है, इसमें क्यारिया का आकार 4x4 एंड 6x6 होता है। जो क्यारी का आकार होता है वो 4x4 और 6x6 मीटर रखते हैं। क्लियर? फिर आते हैं रिंग बेसिन मेथड। रिंग बेसिन मेथड मतलब नाम से स्पष्ट है, रिंग। इसमें अपन जो रिंग पहनते हैं उंगलियों में, अंगूठे में, वैसी शेप में रहता है। और जब देखते हैं अपन टॉप पोर्शन में, ऊपर साइड में स्टोन का, गोल्ड का, डायमंड का जो लगा रहता है टॉप पोर्शन में, वैसे अपन इसको बनाते हैं। आमतौर पर यह विधि फल वृक्षों के लिए अपनाई जाती है। जो रिंग बेसिन है वो अपन फसल उत्पादन में ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है, स्पेशली फ्रूट, उनके लिए यह विधि बेस्ट होती है। इसमें छोटे छोटे प्रायः वृत्ताकार समतल थाल वृक्ष के चारों तरफ बनाई जाती है। इस विधि में क्या करते हैं, ये हमारा कोई जमीन है, सतह है, अब अपने को रिंग बेसिन इसमें बनाना है। तो क्या करेंगे, ये अपन पानी के लिए अपन जगह छोड़ेंगे, फिर ऐसे एक बनाएंगे, फिर आगे, फिर ऐसे बनाएंगे। एक क्यारी से जो अपन वृत्ताकार है, गोलाकार जो शेप है, ऐसे, यह अपन पौधे की जो डिस्टेंस है उस हिसाब से रखते हैं। जो अपन पौधे लगा रहे हैं, ये जो गोलाकार है, एक दूसरे का डिस्टेंस उस पौधे के प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस पर निर्भर करता है। जब एक गड्ढा भर जाता है, एक वृत्ताकार भर जाता है, तो जो पानी है वो आगे बढ़ता है और सेकंड गड्ढा को फुलफिल करता है। देन ऐसे सीक्वेंस से चलता रहता है। इस विधि में जल उपयोग दक्षता अधिक होती है। सीधी सी बात है, अपन जल क्या है, जहाँ पे अपन क्रॉप लगाए हैं रूट जोन में, वहीं पे अपन जल दे रहे हैं। तो जितना जल हम देते हैं 100%, उसका पूरा उपयोग वो पौधे करता है, मतलब 100% उपयोग करता है जल का। इसलिए इसका जल उपयोग दक्षता अधिक होती है रिंग बेसिन का। ये देखो, ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा वाटर सोर्स है जहाँ से अपन पानी सप्लाई कर रहे हैं। फिर ये देखो पानी यहाँ अपन बनाए हैं एक नाली, और ये देखो रिंग शेप में है, और जो सेंटर में है टॉप पोर्शन पे, वहाँ पे अपन लगाए हैं वृक्ष, ये दिख रहा है। इसी को बोलते हैं रिंग बेसिन मेथड। क्लियर? फिर आता है हमारा बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। नाम से स्पष्ट है कि बॉर्डर यानी लास्ट में अपन एक स्ट्रिप, पट्टी बनाते हैं, उसको बोलते हैं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। इन दिस मेथड द फील्ड इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ स्ट्रिप विच आर सेपरेटेड बाई रीज। जो हम पट्टी बनाएंगे उसको मेड़ बनाकर अलग कर देते हैं। जो अपन पट्टी बनाएंगे, जो हमारे पास फील्ड है, सपोज करो ये हमारा कोई फील्ड है। अब इसको अपन एक पट्टी बना लिए, ये अपन सेकंड पट्टी बना लिए, ये अपन थर्ड पट्टी बना लिए। ये जो पट्टी होता है, ये अपन पट्टी बना लिए, एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी और चार पट्टी। जो बीच का है इसको बोलते हैं रीज मेड़। क्लियर? फिर सेकंड पॉइंट आता है अपन लोग का, सॉइल स्लोप 0.5 से 1% सूटेबल होता है इस मेथड के लिए। जो बॉर्डर स्ट्रिप है उसके लिए जो सॉइल का स्लोप है, ढलान है, वो 0.5 से 1% रखते हैं। सेकंड आता है, सिंचाई जल जब पट्टी की लंबाई के 4/5 भाग तक पहुंच जाए तो जलापूर्ति रोक देने पर शेष 1/5 भाग स्वयं सिंचित हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास 100% कोई जमीन है, 100% पट्टी में डिवाइड किए हैं, तो जब 75% एरिया इरिगेशन हो जाए तो हमें पानी देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो 25% बचा है वो ऑटोमेटिक इरिगेट हो जाएगा। जो 75% है उसी से वो फुलफिल कर लेगा। फिर नेक्स्ट आता है, यह विधि सैंडी सॉइल के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या होता है, जो हमारा पट्टियां होती है वो लंबी होती है। हमारा यह फील्ड है तो अपन पट्टी ऐसे बना रहे हैं, तो ये पट्टी की लंबाई ज़्यादा होती है। तो अपन क्या देखते हैं, सैंडी सॉइल का जो होता है जल धारण क्षमता बहुत ही कम होती है। इसलिए जो अपन वाटर देंगे वो जल्दी से पर्कुलेशन हो जाएगा, सीपेज हो जाएगा, ये सारा कुछ होकर नष्ट हो जाएगा, हमारा
जल दे रहे हैं वो, इफ केस इन दिस में नहीं अपनाते हैं। जिस मृदा का जल धारण क्षमता अधिक हो उसी मृदा में अपन बॉर्डर स्ट्रिप मेथड अपनाते हैं। सेकंड आता है, यह विधि नजदीक नजदीक बोई जाने वाली फसलों के लिए अच्छा है, जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है उसके लिए यह विधि बेस्ट है। फिर लास्ट आता है, रबी फसलों के लिए अच्छा होता है, जितने भी रबी क्रॉप है उनके लिए यह विधि बेस्ट माना जाता है बॉर्डर स्ट्रिप। ये देखो स्ट्रक्चर, ये हमारा कोई फील्ड है, ये अपन पट्टी देखो, ये यहाँ से यहाँ तक पट्टी है, ये अपना रीज मेड है, लंबा लंबा पट्टी जो दिख रहा है उसको बोलते हैं पट्टी, और जो बीच में लाइन दिख रहा है ब्राउन कलर का उसको बोलते हैं रीज, यानी कि मेड पार। ऐसे अपन डिवाइड करते हैं फील्ड को, और अपन एक छोर से पानी देते हैं जो पूरे पट्टी में फैलते रहता है। और जब पट्टी 75% तक इरिगेशन हो जाए तो अपने को वाटर देना बंद कर देना चाहिए, जो 25% बचेगा वो ऑटोमेटिक इरिगेट हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं फरो मेथड। यह विधि उन फसलों के लिए विशेष उपयुक्त होती है जो कतारों में या पंक्तियों में बोई जाती है और जिनमें बुवाई के समय अथवा बाद में मेड़ बनाई जाती है। हम देखते हैं जब टमाटर लगाते हैं, शुगर केन गन्ना लगाते हैं, पोटैटो आलू लगाते हैं, तो हम एक कतार बनाते हैं और उस कतार के बीच में जो हम जल देते हैं और बाद में उसको हम अर्थिंग मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं। उन फसलों के लिए फरो मेथड बेस्ट होता है। जिन फलों में अधिक पानी की आवश्यकता होती है उन फसलों के लिए अच्छा तरीका होता है। जैसे जो अपन फसल लगाते हैं उसको अगर ज़्यादा जलमान की आवश्यकता है, उस फसल के लिए जो फरो मेथड है वह बेस्ट माना गया है। ये देखो, अपन जब धान लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं या कॉटन लगाते हैं तो अपन ऐसा टाइप का रीज एंड फरो बनाते हैं। तो जो ऊपर परत होता है उसे अपन सीड लगाते हैं और जो नाली बना होता है राइट साइड में उसको अपन हम जल देते हैं। तो फरो की लंबाई 30 से 300 मीटर तक रखते हैं। जो फरो की लंबाई है वो 30 से 300 सेंटीमीटर रखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि कौन कौन से फसल आप इसमें लगा सकते हो। शुगर केन, पोटैटो, कॉटन, टोमेटो, ब्रिंजल। क्लियर। सेकेंड आता है कब्लिगेशन मेथड। जो कब्लिगेशन है वह एक सिंचाई करने की ऑटोमेटिक मेथड है। कब्लिगेशन इज an automatic methods of surface irrigation that system can save labor and water compared to other method। जो हमारा अदर मेथड है उसमें अपन वाटर है वह फील्ड में देते हैं, इससे अपने को लेबर भी ज़्यादा लगता है। इस विधि में जितना उसको पानी चाहिए उतना ही लेगा और ऑटोमेटिक इसमें स्विच लगा होता है जो ऑन ऑफ होता है। उसको पानी चाहिए रहेगा तो ऑन हो जाएगा और पानी एक बार मिल जाए तो ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाएगा। इसका जो लंबाई है वो अपन अकॉर्डिंग टू स्लोप रखते हैं, जितना हमारे पास जमीन का ढलान है। फिर सेकेंड आता है हमारा सब सरफेस मेथड। सरफेस मेथड क्या होता है, क्लियर हो गया। कौन कौन से उसमें आते हैं मेथड्स वो देख लिए। अब देखते हैं सब सरफेस मेथड। इस विधि में जमीन के नीचे पाइपलाइन बिछाकर जल फसलों को दिया जाता है। भूमि की सतह में हम रूट जोन के आसपास हम एक गड्ढा करके उसमें सहायक और मुख्य पाइपलाइन बिछा देते हैं, उसके जरिए अपन सिंचाई करते हैं। यह विधि अपने देश में बहुत कम ही अपनाया जाता है, जैसे कि केरल में सुपारी के लिए, हिमाचल प्रदेश में सेब के लिए अपनाया जाता है। और यह विधि उपयोग हमेशा हार्ड सॉइल में किया जाना चाहिए। जो भारी मृदा है उसमें इसका उपयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है अपन लोग का माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन में सबसे देखते हैं ड्रिप इरिगेशन। जो ड्रिप इरिगेशन होता है उसका परिचय कौन कराया था, सिमचा ब्लास ने 1960 में इजराइल में। ठीक है, इजराइल में 1960 में सिमचा ब्लास ने ड्रिप इरिगेशन को बताया था। फिर सेकंड आता है ट्रिकल इरिगेशन इज वन ऑफ द लेटेस्ट एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। जो ड्रिप इरिगेशन है जिसको अपन ट्रिकल भी बोलते हैं, यह एक लेटेस्ट और मॉडर्न आधुनिक मेथड है सिंचाई की। सेकंड आता है इट इज सुटेबल फॉर वाटर स्कैरिसिटी एंड साल्ट अफेक्टेड सॉइल। मतलब जहाँ पानी की कमी है, जैसे कि राजस्थान एरिया वगैरह हो गया, जहाँ पानी बारिश कम होती है या अपने पास जल संसाधन बहुत ही कम है, उस एरिया में हम ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं। और इसमें साल्ट अफेक्टेड सॉइल क्या होता है, कोई मृदा हमारा साल्ट है, ये हमारा कोई जमीन है, यह मृदा हमारा साल्टी है, तो अगर क्या होता है हम फ्लड विधि से पानी देते हैं तो जो पानी होता है वह जमीन में भरा हुआ होता है, तो जो साल्ट की मात्रा होती है वो जल में घुल जाता है। और लंबे समय तक जल के साथ घुलने से और लंबे समय तक जल मृदा में रहने के कारण हम देखते हैं कि व्हाइट कलर का पपड़ी जम जाता है। वह पपड़ी जम जाने से जो मृदा को हार्ड कर देता है, एरिएशन पहुंचने में प्रॉब्लम होती है, टेम्परेचर में प्रॉब्लम होती है और मॉइस्चर भी नहीं पहुंच पाता रूट जोन तक। क्लियर। इसलिए अपन जहाँ पर साल्ट अफेक्टेड सॉइल है तो अपन ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वाटर इज अप्लाइड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप।
जो हम क्रॉप लगाए रहते हैं तो जहाँ पर उसका जड़ होता है वहीं पर हम सीधा पानी देते हैं। इरिगेशन इफिशियंसी 90 से 95%। इसकी जो जल उपयोगिता है वो 90 से 95% होता है। हम क्या करते हैं, सीधा रूट जोन के पास देते हैं। इसलिए जो इसका जो ड्रिप इरिगेशन के जरिए हम जब भी फसल को जल देते हैं तो जितना जल देंगे उसमें से 95% जल को उपयोग करता है पौधा। वाटर सेव्ड अप टू 50 से 70%। इसमें क्या होता है, जब अतिरिक्त अदर मेथड देखते हैं तो उसमें जो जल होता है वो सीपेज से लॉस हो जाता है, पर्कुलेशन हो जाता है, इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, वो सबसे मेथड से होने वाले लॉस ऐसा कुछ इसमें नहीं होता। फिर आता है प्रेशर। 1.5 से 2.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से जो बहता है। हम ड्रिप इरिगेशन में जो पानी देते हैं वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। जो पानी वो प्रेशर से बहता है तो जिसका स्पीड रहता है 1.5 से 2.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेकेंड आता है वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम वन ड्रिपर और इमीटर इज अबाउट 1 to 8 प्रति हावर। अगर हम जहाँ से पानी निकलता है उसको ड्रिपर या इमीटर्स बोलते हैं और 1 घंटा अगर हम सिंचाई करते हैं ड्रिप विधि से तो 1 से 8 लीटर वाटर उसमें से डिस्चार्ज होगा। फिर आता है फर्टिगेशन इज अ पॉसिबल बाय दिस मेथड। हम इसमें सिंचाई के साथ साथ उर्वरक भी दे सकते हैं। लास्ट आता है यूज्ड दिस ड्रिप मेथड इन ग्रीन हाउस। जब हम ड्रिप मेथड का ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में उपयोग करते हैं तो टाइफून इरिगेशन बोलते हैं या टाइफून मेथड बोलते हैं। क्लियर हुआ ड्रिप इरिगेशन क्या होता है। ये देखो स्ट्रक्चर, ये हमारा सिस्टम है, वाटर टैंक यहाँ से आएगा, फर्टिगेशन वाला इक्विपमेंट है और ये हमारा फिल्टर होता है। जो भी अनावश्यक होता है जल के साथ घुला हुआ उसको फिल्टर रोक के प्योर जल को ये आगे बढ़ाता है। जब ये आगे पहुंच जाता है तो इसमें एक सहायक पाइपलाइन होता है, वह पूरा जो पाइप बिछा रहता है जहाँ पर हमारा ड्रिप लगा होता है उस मुख्य लाइट तक पहुँचाते हैं और फिर अपन रूट जोन तक पानी पहुँचा दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर हुआ। अब आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसका ओरिजिन प्लेस रोम इटली है। वाटर इज अप्लाइड अस स्प्रे और अस रैन ओवर द ड्रॉप। इसमें जो पानी होता है अपन जैसे स्प्रे लगाते हैं वह टाइप के स्प्रे में निकलता है और रैन ओवर द ड्रॉप क्या होता है, एक फसल के ऊपर से रैन के जैसे पानी दिया जाता है। जैसे बारिश होती है तो हल्का हल्का बूंद निकलता है और फिर टाइप का इसमें निकलता है फुहारा टाइप का। फिर होता है इरिगेशन इफिशियंसी। इसकी जो जल उपयोगिता है वो 80 से 85% होती है। अगर हम 100% दे रहे हैं तो इसमें 80 से 85% उपयोग होता है, बाकी वेस्ट हो जाता है। जो साइज ऑफ ड्रॉपेड, जो साइज है वो 0.5 से 0.7 mm होता है। जो स्प्रिंकलर से निकलेगा पानी उसका साइज होगा पानी का 0.5 से 0.7 mm। सेविंग वाटर 20 से 35 या 25 से 50% तक होता है। फिर आता है डिस्चार्ज रेट इन मोर देन 1000 लीटर प्रति हावर। इसमें अगर हम 1 घंटे इरिगेशन करते हैं तो 1000 लीटर डिस्चार्ज होता है। फिर आता है स्प्रिंकलर प्रेशर 2.5 से 4.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आता है सुटेबल फॉर अनडुलेटिंग एरिया एंड सैंडी सॉइल। स्प्रिंकलर विधि हम वहां अपनाते हैं जहां पर हमारा खेत उबड़ खाबड़ है, अनडुलेटिंग है और सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल होने के कारण अपन जो सिंचाई है वो पौधे के ऊपरी सतह में होता है, इसलिए अपन सैंडी सॉइल में इसको अपना सकते हैं। फ्रॉस्ट कंट्रोल प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट फ्रॉस्ट एंड हाई टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट आता है दिस इरिगेशन नॉट यूज्ड इन राइस एंड जूट। हम जो इरिगेशन है स्प्रिंकलर का वो अपन धान और जूट के फील्ड में नहीं कर सकते। रिड्यूस इरोजन ऑन फील्ड, या भूमि कटाव को भी कम करता है। ये हुआ स्प्रिंकलर सिस्टम। जो लोहे का रॉड होता है उसको अपन राइजर्स बोलते हैं, याद रखना। पूछ दिया जाता है कि जो लोहे का रॉड होता है उसको बोलते हैं राइजर्स। क्लियर। फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि कोर वाटर। कोर वाटर क्या होता है, द फर्स्ट वाटरिंग टू द क्रॉप। हम कोई फसल लगाए हुए हैं और उसमें अपन जब फर्स्ट सिंचाई करते हैं उसको बोलते हैं कोर वाटर। सेकंड आता है डेल्टा, इट इज अ टोटल डेप्थ ऑफ वाटर इन अ रिक्वायर्ड बाई क्रॉप इन अ लाइफ साइकिल। मान के चलिए हमारे पास धान लगी हुई है, अब उसको पूरे लाइफ साइकिल में 1000 सेंटीमीटर तक जल चाहिए तो हम उसको 1000 सेंटीमीटर तक जल देंगे, उसी को बोलते हैं डेल्टा। इसे अपन सेंटीमीटर में लिखते हैं। फिर आता है ड्यूटी, द रेशियो बिटवीन द इरिगेटेड एरिया एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर अप्लाइड टू क्रॉप। हमारे पास कोई फील्ड है, ये कोई हमारे पास फील्ड है तो इसमें अपने कितने एरिया में सिंचाई कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में। मान के चलिए अपन 1 एकड़ में कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, 10 लीटर को।
द फ्यूचर में, इसको बोलते हैं अपन लोग ड्यूटी। कितने समय तक और कितनी मात्रा में जब हम पानी देंगे तो उसको बोलते हैं ड्यूटी। फेल्को, द फर्स्ट इरिगेशन बिफोर सोइंग द क्रॉप फॉर सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट। जब हम खेत में बुवाई नहीं किए रहते फसल का, उससे पहले जो हम सिंचाई करते हैं मृदा में, सॉइल में, किसके लिए? सीड जर्मिनेशन के लिए और सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट के लिए, तो उसको बोलते हैं फेल्को। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक पसंद आया होगा, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। पसंद आया तो आगे शेयर भी करिएगा। थैंक यू।